बिहार में दो महामारी का कहर जारी। कोरोना के बाद बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी किया घोषित। अब तक राज्य में मिले 167 ब्लैक फंगस के मरीज। बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा सकती है सरकार। कोरोना के कम हुए संक्रमण के बाद मिल सकती है थोड़ी छूट। आज सरकार कर सकती है समीक्षा। देश में वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने बोला हमला, तस्वीर हटाए जाने की मांग। आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। वक्त है खबरों को विस्तार से जानने का। इसके लिए सीधा जुड़ेंगे लाइव हमारे सहयोगी निर्भय किशोर के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक। तो आइए खबरों को विस्तार से जानेंगे और सीधे शुरुआत करते हैं पहली खबर कोरोना संक्रमण को लेकर के। दरअसल देश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब संक्रमण की महामारी जो है वो गांवों तक पहुंच चुकी है। और बात अगर गांवों की करें तो बात मुंगेर की। दरअसल मुंगेर में स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरीके से स्थितियां वहां लचर दिख रही है, वहां व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से लचर है। ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें जो उभर करके सामने आई है, दरअसल अस्पताल में व्यवस्थाएं तो करने की पूरी बात की जाती है, लेकिन कोरोना कहर के चपेट में अब शहरों के अलावा गांव में संक्रमण का बढ़ता हुआ खतरा देख गांव के लोग भी डरे हुए हैं। चिकित्सा सुविधाएं बेहतर नहीं है, स्थितियां बद से बदतर होते जा रही है। बात अगर मुंगेर की करें तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ है, दवाइयां भी एक्सपायरी हो चुकी है। ऐसे में लोग कैसे यहाँ उपचार कराएंगे, लोगों में इस बात का डर फैला हुआ है। कोविड टीकाकरण की व्यवस्था यहाँ भी नहीं है, न जांच की और न ही कोई बेहतर व्यवस्था की जा रही है, जिसके बाद गांव के लोग परेशान हैं। वहीं प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को गांव गांव घुमा करके टीकाकरण शिविर लगाए जाए और साथ ही साथ टेस्टिंग और टेक्नीशियन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाए। ये है कि हमारे यहाँ आज से 40 दिन पहले 80 रोज वैक्सीन पड़ा। आदमी 200 आदमी कतार में खड़ा था, वैक्सीन नहीं मिल पाया। बोला कल आएंगे, आज तक भी नहीं आया है। दोबारा डोज का तो कोई चर्चा ही नहीं है। आज जांच के लिए आया था, 125 आदमी का जांच किया, 2000 आदमी है। क्या फायदा है 125 आदमी जांच करने से? कुछ फायदा नहीं है। पता चलेगा क्या हो रहा है। कम से कम 50% का भी जांच होना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं। तो आप लोग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, सबके पास अपना बाइक नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल के दौरान कैसे जाएगा? मतलब जाना बहुत परेशानी है। आज से 40 दिन पहले कोरोना का टीका के लिए लोग आए थे। सिर्फ 80 लोगों का टीकाकरण हो पाया और अभी लोग दूसरे डोज के इंतजार में हैं। और पहले भी लोग लाइन में खड़े रहे, सब लोगों का को वैक्सीन नहीं मिल सका। उसके बाद कहा गया था कि फिर कल लोग आएंगे और वैक्सीन देंगे। वहीं जहां एक तरफ गांव में लोग परेशान हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर है, तो दूसरी तरफ आज 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी गई। दरअसल प्रदेश में जिस तरीके से वैक्सीनेशन खत्म हो चुके थे और टीकाकरण की प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिसके बाद शनिवार रात को जिस वैक्सीनेशन आई थी और उसके बाद आज रविवार को भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हुई और इस दौरान तस्वीरें उभर करके सामने आई। दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर के आज बड़ी संख्या में लोग भी उमड़े और साफ तौर पर लोगों ने वैक्सीन भी लिया। इसके तहत बात अगर मोकामा की कह जाए तो मोकामा में भी बिहार में जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है, ऐसे में तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें मोकामा की है, जहां 18 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। मोकामा नगर परिषद के मारवाड़ी हाई स्कूल में बड़ी संख्या में युवाओं ने पहली वैक्सीन की डोज लिया है और साथ ही साथ खुशी भी जाहिर किया है। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवाओं को वैक्सीन की डोज दी गई। वहीं पहली बार वैक्सीन लेने वाले जो युवा थे वो खुशी जताते हुए कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को जल्द ही हम मात दे देंगे। लेकिन ऐसे में कोरोना को कैसे मात देंगे? भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की बात की जा रही है, इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, लेकिन अगर लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर के सचेत नहीं दिखेंगे लोग, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण से आखिर कैसे मात दी जाएंगी? ऐसे में साफ तौर पर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और जिसका नजारा है कि लोग साफ तौर पर अब बीमारी को कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें साफ तौर पर डराने वाली है, परेशान करने वाली है। बिहार में जहां कोरोना का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है,
वही सरकार के गाइडलाइन के अनुसार बाजारों में भी लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के अनुसार बाजारों में खुलने की जो प्रक्रिया है, दुकानें जो खुलने की प्रक्रिया है, उसमें कई सारी कमियां देखने को मिल रही है। इसके अनुसार बाजारों का लॉकडाउन में खुलने के समय आम जनता संतुष्ट नहीं दिख रही है। लोगों का कहना है कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक बाजार खुलने का जो समय है वो समय बिल्कुल गलत है। इसमें मंडियों में कम समय में भीड़ अचानक बढ़ जाती है, जिसके कारण कोरोना से संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में कोरोना को लेकर के सूबे में 25 मई तक लॉकडाउन लगाया तो गया है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाने के लिए फैसला ले रही है। यानी कि देश में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है भले ही कम हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्थितियां साफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी कोरोना संक्रमण का खतरा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अब तीसरे लॉकडाउन की सोच रही है। टेम्पू चलाते हैं, टेम्पू से हमारा ज़िंदगी नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो रहा है। एलएसपी आगे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। लॉकडाउन लगाया ठीक है, लेकिन हर गरीब आदमी को राशन घर पे देने की स्थिति चाहिए। इतना आदमी भूखा मर जा रहा है। लॉकडाउन होना इम्पोर्टेंट है, बट लॉकडाउन लगाने से पहले आपको प्लानिंग करना चाहिए ना। सारा चीज़ व्यवस्था होना चाहिए। गरीब लोगों का स्कूल फीस जो रेंट पे रहे उनका, जिनका शॉप बंद है उनका, किसी चीज़ का तो प्लानिंग है नहीं। देश में गंगा को आध्यात्मिक कहा जाता है और ये लोगों के लिए मान्यता है कि गंगा को माता के समान ही माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के इस काल में और जब देश में लॉकडाउन हुआ, स्थितियां खराब होने लगी, तो गंगा में तैरती शवों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं मोदी के सपनों में सजने वाली गंगा की। ये तस्वीरें हैं स्वच्छ और निर्मल गंगा की। ये तस्वीरें हैं पापियों के पाप धोने का साहस रखने वाली गंगा की। ये तस्वीरें हैं वैतरणी पार की पथ खोलने वाली गंगा की। ये वो गंगा है जिसने भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष दिलाया, लेकिन आज खुद मोक्ष के लिए तड़प रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे देवी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सरकार की विफलता आज इनके निर्मल जल को विष बना दिया है, जिसके कारण अब मैदानी इलाकों में बहने वाली इसका पानी नहाने योग्य भी नहीं रह गया है। जिसको लेकर बक्सर के गंगा घाट पर सालों से रहने वाले पंडित मोती बाबा कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद निर्मल गंगा अब दूषित हो चुकी है। ये है कि लॉकडाउन के कारण यहाँ स्नान करने और आने में प्रशासन रुकती है। दूसरी बात, जो आते भी है लोग तो ये लाश जो बहती है उसको देखकर लोग घृणा करते हैं नहाने। दरअसल कोरोना संक्रमण के बीच नदी में कई जगहों पर शव मिल रहे थे। यूपी बिहार बॉर्डर के पास वाले गांव और शहरों के बीच गुजरने वाली गंगा घाटों के किनारे नदी में सैकड़ों लाशें मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन लोगों के बीच संक्रमण रोग का खतरा अब भी डरा रहा है, जिसके कारण अब गंगा नदी में जाने से भी लोग कतराने लगे हैं। सब नदी से खराब हो गई, जितना लाश बह कर सब दरिया में आ रहे थे। लॉकडाउन के चलते की हो रहा है, सब रहना भी कम कर दिया। जहाँ भी लाश मिलता है तो कुछ सरकार जा पकड़ता है, ना कुदारी से गाड़ देता है छान कर। विगत कुछ सालों में गंगा को लेकर जमकर राजनीति भी होती रही। वर्तमान भाजपा सरकार ने गंगा की स्वच्छता को अपने प्रमुख चुनावी मुद्दा भी बनाया। इसके बावजूद भी गंगा की स्थिति सुधरी नहीं। क्या करते हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास में आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। गंगा माँ कितनी दूषित हो चुकी है, छूने लायक भी गंगा जल नहीं है हाथ से, और स्नान का बात ही छोड़ दीजिए। वहीं लगातार दूषित होती गंगा नदी के कारण नदी में मछली पकड़कर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए अब मुश्किल भी बन गई है। दरअसल भारत के लगभग 1.96 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैले गंगा नदी के ताजे पानी में 765 प्रजातियों की मछलियां रहती हैं, जिसको पकड़कर नदी के किनारे रहने वाले मछुआरे अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के दौरान जब गंगा नदी में लाशों का ढेर मिलने लगा तो लोगों ने मछली खाने से ही परहेज शुरू कर दिया। मल्लाह कैसे रही ना खैला बिना तो सब मरते बटे।
आ कैसे हमने के परिवार चली कुछ समझे में नहीं था। तुरंत मछलियों तो के क्यों नहीं मछली तो मान लो कि मारा तलान आ मछली ले जाता बाजार में तो बिकाते नहीं थे और क्या कहे के बाद। वही घाट पर रहने वाले स्थानीय मछुआरा परशुराम चौधरी कहते हैं कि जब गंगा का पानी तालाब से भी बदतर हो गई है, जिसमें पलने वाली मछली को देखकर ऐसा लगता है ये मछली ताजी नहीं बल्कि बासी लगती है, तो भला लोग कैसे खरीदेंगे। वहीं नदी में मिलने वाली लाशों के कारण लोगों को संक्रमण का डर भी सता रहा है। गंदा एकदम पानी हो गया है। यहाँ पर जो पूजा पाठ भी करने वाले लोग आते हैं तो उसको पुलिस यहाँ से मार के भगा देती है ऐसे तो कहते बीमारी ढलेगा नतना हो। हम लोग मलाह है, नाव सब बंद है, खाने पीने तो इतना परेशानी हो गया है आपको क्या बताएं। हम सरकार हम लोग कुछ समझ ही नहीं रही कि क्या करेंगे लोग। एकदम देखने में बुझाता है जब तालाब की पानी ऐसा नहीं। कह सकते हैं कि लॉकडाउन में पाबंदियों के बाद लोग घरों में हैं, तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में रविवार को लगभग 95 रुपए 40 पैसे पेट्रोल के दाम हुए, तो लगभग डीजल के दाम की बात की जाए तो वो 90 के करीब हो गया, जिससे लोगों की समस्या बढ़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। परेशान है अपने घरों के अंदर क्या है, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है कोरोना को रोकने के लिए। वहीं दूसरी ओर जो लोग हैं परेशान हैं यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, खास तौर पे पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत को लेकर के। ऐसे में अभी हम मौजूद है राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित पेट्रोल पंप, जहां तस्वीर देखिए किस तरीके से पेट्रोल पंप पे लोग हैं जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है पेट्रोल की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब घर में रखना पड़ेगा, गाड़ी को साइकिल से चलना पड़ेगा। कोई फायदा हो गया भैया, लीटर 100 रुपया। 100 रुपये हुआ नहीं है अभी, 96 हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया, 100 रुपये कम है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि पेट्रोल डीजल का दाम कम हो। यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन असल बात यहाँ पे है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में आने वाले वक्त में जिस तरीके से पेट्रोल अभी 96 रुपये लगभग हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में 100 पार भी हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेंगी, उसी वक्त साथ ही साथ और भी जो चीज़ें हैं उस पर भी कीमतें लगातार बढ़ेंगी, क्योंकि जो ढुलाई का काम होता है वो पेट्रोल डीजल से ही होता है। ऐसे में जिस तरीके से जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा आम लोगों पर, उससे कहीं ना कहीं आम लोग यहाँ पे परेशान जरूर है। और आज अगर ताज़ा आंकड़े की बात की जाए तो आज अगर एसपी की बात की जाए तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में की पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 53 पैसे है। तो वहीं अगर इंडियन ऑयल की बात की जाए तो 95 रुपये 40 पैसे। वहीं डीजल भी करीब 90 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों लगातार महंगा होता जा रहा है, जिससे आम लोग परेशान हैं। DTV भारत के लिए मैं सनी कुमार, पटना। वहीं जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ एक बड़ी घटना आई है। घटना गया से है, जहां पर 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल ये जो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ये दोनों एक मिठाई की दुकान में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां की स्थितियां जो थी वो संभालने से बिल्कुल अलग थी। लोग वहां परेशान थे। तस्वीरें गया की आप देख सकते हैं किस तरीके से। दरअसल गया के डेल्टा थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के पास पुष्पा मार्केट स्थित एक मिठाई दुकान में अचानक 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की आवाज से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।
आनन फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग की गाड़ियों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं इस अगलगी में हजारों के नुकसान होने की बातें बताई जा रही हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि ये तस्वीरें गया की तस्वीरें कितनी भयावह है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कि इस घटना के बाद जो तस्वीरें वहां की हैं वो तस्वीरें आपको बता सकती है कि आग कितनी भयावह थी। हालांकि उसके बाद सूचना के बाद जब दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची तो आग को काबू पाया गया। मकान भी मेरा है, दुकान मेरे दवा केस में है। अच्छा, तो ये कितना देर पहले आग लगी है? लगभग अभी कितना टाइम हुआ है? लगभग 11 बज रहा होगा, 11 सवा 11 जी। तो क्या क्या क्षति हुआ है? अभी तो अभी इसका होटल के कारखाना से स्टार्ट हुआ, इतना भयावह स्थिति थी कि हम दुकान बंद करके हम रोड पर आ गया। ऊपर हम सड़कों में मेरे बाल बच्चा सबसे बाल बच्चा किसी तरह को निकाले। अब ऊपर क्या स्थिति है, क्या क्षति हुआ है मैं तो नहीं बता सकता हूँ। अभी इसमें गणेश की भी दुकान है, टेलर की दुकान है, उसके अलावा जनरल स्टोर की दुकान है। इधर बक्सर जिले के डुबराव प्रखंड में पिछले कई सालों से हाईवे का काम चल रहा था, लेकिन यहां पर हाईवे के काम होने के कारण यहां 14 चक्के की जो गाड़ियां हैं उनका परिचालन बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहां तस्वीरें नहीं बदल रही थी और पाबंदी के बाद भी यहां 14 चक्के वाली जो गाड़ियां हैं उनका लगातार परिचालन होता रहा। ऐसे में जिस तरीके से वहां काम हो रहा था और ये काम जो है इसका पूरा जिम्मा पीएनसी कंपनी को सौंपा गया है। निर्माण कार्य को लेकर इस रास्ते से 14 चक्के वाले जितने भी वाहन है उनका आवागमन पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था। लेकिन इस रास्ते में 14 चक्के वाले वाहन का जो आवागमन था वो पूर्ण रूप से जारी था, जिसकी जानकारी के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए कुल 18 14 चक्के वाले ट्रकों को जब्त कर लिया है। दरअसल जब वो जांच के दौरान निकल रहे थे, क्योंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन है, ऐसे में जांच की जिम्मेदारी उनके ऊपर भी थी और वो भी जब निकले थे जांच के दौरान, इस दौरान उन्होंने एक ट्रक को देखा जो 14 चक्के वाली ट्रक थी और उसी रास्ते से वो उसका आवागमन हो रहा था। जिसके बाद जब उन्होंने उससे जानकारी ली तो ड्राइवर ने साफ तौर पर कहा कि उस ट्रक के पीछे और भी कई सारे जो हैं वो ट्रक आ रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने इंतजार किया और ट्रकों के आने के बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए लगभग सारे ट्रकों को जब्त कर लिया है। अब बात झारखंड की करते हैं। दरअसल कोरोना के इस काल में जिस तरीके से लोग परेशान थे, क्योंकि जैसे ही वैश्विक महामारी ने दस्तक दिया लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। ऐसे में जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने देश और विदेश में भी लगातार सफर करके जाते थे और उसके बाद व्यवसाय करते थे, नौकरी करते थे। ऐसे में दुमका के कुछ मजदूर थे जो नेपाल जाकर के फंस गए थे। बाद में उनको किस तरीके से वहां से लाया गया, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। किसी का उधर पड़ा हुआ है सलाइन सर, सब देखिए सर अब क्या स्थिति है। एक बार बहुत एकदम हेल्प करके सर हम लोग को से 1 से 2 दिन के अंदर निकालिए सर, नहीं निकालने के बाद सब हम लोग मर जाएंगे सर। वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दी तो लोगों की जिंदगी स्थिर हो गई, क्योंकि बचाव को लेकर सड़कों पर पहिए थम गए तो आसमान में उड़ने वाली वायुयानों के मानो पंख में ही जान न रहा। ऐसे में इस संक्रमण के कारण प्रदेशों के बाहर पलायन कर काम करने वाले लोगों के लिए मानो मुसीबत बनकर टूटी, क्योंकि लोगों के लिए न प्रदेश में रहकर खाना मुनासिब हो रहा था और न अपनों के बीच मिलने वाला प्यार। ऐसे में नेपाल के बागमती में फंसे झारखंड के दुमका जिले के करीब 26 मजदूर जब अपने वतन वापस लौटे तो उनके खुशी का ठिकाना न रहा, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन और सरकार को धन्यवाद भी कहा। झारखंड से लेकर नेपाल तक सरकार ने हम लोग को सभी को सब चीज का व्यवस्था कराया, डॉक्टर, नाश्ता पानी, खाना का, गाड़ी का व्यवस्था और पूरा फुल व्यवस्था करा के हम लोग को आज दुमका अपना घर पहुंचा दिया। आज हम लोग जिला क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं। वहीं विदेश से अपने वतन वापस लौटे मजदूरों में 5 मजदूर कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें दुमका के फूलो झानो कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बाकी बचे शेष 21 मजदूरों को हिजला में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जिसे 7 दिनों के बाद जांच कर उनको वापस घर के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं इन मजदूरों को वापस लाने में दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी का अहम योगदान रहा। नेपाल में जो एम्बेसी है वहाँ कुछ एनजीओ के माध्यम से उन लोगों को राहत का सामग्री पहुंचाने का कार्य किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में हम लोग ने बॉर्डर तक अपने व्हीकल्स को भेजा, मेडिकल टीम को भेजा। दरअसल नेपाल में फंसे मजदूरों ने अपनी परेशानी को लेकर वीडियो बना सरकार और प्रशासन को भेजा, जिसके बाद झारखंड में हेमंत सरकार के सहयोग नेपाल दूतावास से संपर्क साधकर उन्हें झारखंड वापस लाने का काम किया गया। वहीं सरकार के सहयोग को लेकर गोड्डा के कोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने पहल को बेहतर बताते हुए आगे भी प्रवासी और परेशान मजदूरों को सहयोग का भरोसा दिया है। जहां भी फंसे हैं मजदूर जिनको आने की जरूरत है, अगर वो सरकार के प्रशासन के संज्ञान में देता है, हम सब के संज्ञान में देता है, तो हम लोग लाने का उन्हें प्रयास करते हैं, उनके रास्ते बनाने का प्रयास करते हैं। डीटीवी भारत के लिए दुमका से प्रमोद की रिपोर्ट। इधर अगली खबर चतरा के टंडवा में देखने को मिली, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा। दरअसल यहां पर बाइक सवार की घटना हुई और इस घटना के दौरान एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना के बाद स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। दरअसल घटना को लेकर के जो स्थानीय लोग थे वो साफ तौर पर वहां विरोध में मुआवजे की मांग कर रहे थे और आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने किसी भी तरह मामले को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार ने सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की और उसकी पाबंदियां लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार पहले से ही कटिबद्ध है। और अब संक्रमण के स्थितियों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में जो स्वास्थ्य सप्ताह लागू है उसके तहत अब बसों का परिचालन बंद कर दिया है, जिसके कारण बसें अब बस पड़ाव पर खड़ी हो रही हैं। वहीं गुमला के ललित उराव बस पड़ाव में दर्जनों बसें खड़ी हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात नहीं किया गया है, जिसका लाभ असामाजिक तत्व उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस पड़ाव में खड़ी 2 बसों के बैटरी की चोरी हो गई है। यही नहीं, बसों के शीशे भी फोड़ दिए गए। इधर घटना के बाद एसडीओ रवि आनंद ने कहा कि बस पड़ाव में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। खड़ी रहती है, इस असामाजिक तत्वों के द्वारा उसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसको लेकर हमने सदर होटल पुलिस पदाधिकारी को आज निर्देश किया है वो गश्ती दल को बढ़ाएं। इनमें कम से कम 3 बार गश्ती दल जो है बस स्टैंड का दौरा करें और अगर जो भी असामाजिक तत्व वहाँ पाए जाते हैं जो बिना किसी काम के वहाँ घूम रहे हों, उनके लिए आश्रम मैनेजमेंट एक्ट के तहत सबसे सख्त कार्रवाई। इधर गुमला में एक तस्वीरें सामने आई जो लोगों को हैरान और परेशान कर रही है। दरअसल गुमला में एक कुआं में शव मिलने से वहां लोग काफी डरे सहमे से थे। हालांकि लोग ये भी संशय बरकरार था कि आखिर में ये कुएं में शव आया कैसे। इस तस्वीरों को लेकर के जहां एक तरफ लोगों में डर था तो दूसरी तरफ जांच के लिए प्रशासन की भी बात की जा रही थी। हालांकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से गुमला की जो खबरें आई इसमें साफ तौर पर गुमला के डुमरी थाना के जिनलिंग टोली में शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान अरमान खान उर्फ लड्डन खान के रूप में की गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक 20 मई को दिसुआ उराव के बेटी की शादी में गया था और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इधर परिजनों ने युवक की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। है कि उस रोज हम लोग रात को गए थे, जिस रोज मैंने मेरा बेटा नहीं आया उस रोज कि मेरा बेटा कहाँ है, तो उन लोग निकल के उस घर का आदमी लोग बोले कि 4 बजे उसको हम लोग मैंने रोड तक निकाल दिए और वहाँ तक हम लोग जाने का मैंने देखे उसको। आज मेरा भाई अरमान खान
उर्फ लडन का शव बेलटोली जिलिंग टोली बिस्वा भगत के घर से कुआं है उसके घर में, उसी के कुआं से बरामद हुआ। वह 20 मई को रात 8 बजे घर से निकला था आनंद उराव का शादी के लिए। उसके बाद उसी रात से वो लापता हो गया। प्रशासन से आग्रह है कि हमें हत्या का संदेह जा रहा है कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, अतः जांच कर दोषियों को उचित कार्रवाई की जाए। आज विश्व भगत जिलिंग डुमरी के कुआं में एक लाश बरामद हुई है। हाँ, लाश है अरमान खान उर्फ लड्डन, पिता आवाज खान, बेलटोली का। लाश को कुआं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी एंगल से। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।